एवरीवन, वेलकम टू एवर रियल एजुकेशन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी हाल ही में देखेंगे कि अर्जेंटीना ने वर्ल्ड कप जीत गया है। तो अर्जेंटीना एक ऐसा देश है, ठीक है, जहाँ बस आप जान सकते हैं कि वहाँ अभी लगभग 36 साल से उनका जो टीम है, अर्जेंटीना का जो फुटबॉल टीम है, उसने अभी वर्ल्ड कप जीता है, ठीक है। तो ये बहुत खुशी की बात है अर्जेंटीना के लिए, क्योंकि उसके जो प्लेयर है लियोनेल मेसी, ठीक है, वो काफ़ी अरसे से अपने देश के लिए संघर्ष कर रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन अपने देश को वर्ल्ड कप नहीं जिता पा रहे थे। तो आप जान सकते हैं कि जो 36 साल लग गए इस वर्ल्ड कप को जीतने में, आप जान सकते हैं तो एक प्लेयर के लिए कितना अहम रहता है। तो इस कंटेस्ट में अगर आप देखेंगे तो अर्जेंटीना कहाँ पड़ता है, अर्जेंटीना पड़ता है साउथ अमेरिका में। तो चलिए थोड़ा सा हम मैप में आपको दिखा देते हैं अर्जेंटीना कहाँ लोकेटेड है। तो यहाँ पास आपको दिखाई देगा अर्जेंटीना, आप यहाँ देख सकते हैं कि उरुग्वे के पास पड़ता है। अब ये साउथ अमेरिका का कंट्री है, ठीक है, अर्जेंटीना, ओके। तो ये पड़ता है यहाँ, अब अटलांटिक ओशन में आप पड़ता है। तो आप देख सकते हैं इसको अच्छे से, और भारत से कितना दूरी पर है। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं भारत से बहुत ज़्यादा दूरी पर है। तो और एक बात देख सकते हैं कि वो कतर कहाँ पास है। तो यहाँ पास आप मैप में देख सकते हैं कि जो कतर है आपको यहाँ पर दिखाई देगा, ठीक है, ये है कतर, ठीक है। यहाँ पास दोहा है, यहीं पास आपको मैच देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये पेनिनसुला रीजन है, ठीक है, मिडिल ईस्ट कंट्री में लगभग आता है। तो अर्जेंटीना के लिए बहुत बड़ा खास दिन है, ठीक है। कब? 18 अक्टूबर 2022। इसी कंटेक्स्ट में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट है, अभी जो सिटीजनशिप है उसके बारे में अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं अभी बात कर रही है। जो सिटीजनशिप है, जो नागरिकता है, उसके बारे में बात कर रही है, ठीक है, कि ऐसे समुदाय जो पाकिस्तान से आ रहे हैं या फिर बांग्लादेश से आ रहे हैं या फिर अफगानिस्तान से आ रहे हैं, ठीक है, जो अल्पसंख्यक कैटेगरी के वर्ग हैं, उन लोग को इंडिया में रहने के लिए एक तरह से उन लोग को अलाउ किया जाएगा, ठीक है। इसके लिए वो सिटीजनशिप देगी। इसी बारे में बात किया जा रहा है, क्योंकि आप जान सकते हैं कि कोरोना काल में बहुत सारे जो पाकिस्तानी है या फिर बांग्लादेशी है या फिर अब अफगानिस्तान है, उनके जो लोग हैं वहाँ पर रहने वाले जो इंडियंस है वो इंडिया शिफ्ट हो रहे थे, ठीक है। तो इसी कंटेक्स्ट में आप जान सकते हैं कि उनको अब क्या चाहिए, सिटीजनशिप चाहिए, नागरिकता चाहिए। तो ऐसे लोग आ गए थे जिनको जो पासपोर्ट है उसके जो वैलिडिटी है ख़त्म हो गया था, तो उसको रिवाइज करने के लिए इसको सिटीजनशिप देना वो अप्लाई हो गया है, ठीक है। तो सिटीजनशिप की बात की जा रही है, तो इसमें बहुत सारे कैटेगरी वर्ग हैं, जिसमें से 6 अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं जिसके बारे में जो उनके जो सिटीजनशिप का जो नागरिकता था, ठीक है, जो पासवर्ड था, उसमें सुधार की बात कही जा रही है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो सिटीजनशिप है उसमें अभी सुधार होगा, ठीक है। तो इसमें आप जान सकते हैं तो जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं उसमें हिंदू है, सिख है, पारसी है, क्रिश्चियन है, बुद्धिस्ट है, जैन है, ओके। इस तरह से इसमें जो अल्पसंख्यक कैटेगरी के लोग हैं, ठीक है, वो दूसरे देश के लोग हैं, अब हमारे इंडिया में आके रह रहे हैं, ठीक है। तो उनके लिए इसमें सुधार किया जाएगा ताकि वो यहाँ के सिटीजनशिप या फिर नागरिकता ले सके। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एक डाटा है जिसके अनुसार से बात की जा रही है कि बहुत सारे जो ऐसे एरियाज हैं या बहुत सारे ऐसे रीजन है जहाँ पास इसका डिस्टर्बेंस देखने को मिला था, क्योंकि आप जान सकते हैं कि जो इंडिया है काफ़ी ज़्यादा एक ऐसा नेशन है जो फेवरेबल है, हर किसी को फेवर करता है, जो इंडियन ओरिजिन के लोगों को हेल्प करता है, ठीक है, जो भारत में रहना चाहते हैं उसको। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अब ये डाटा के अनुसार से जान सकते हैं कि 18,000 पाकिस्तानी हिंदू हैं जो अपने नागरिकता के लिए अभी अप्लाई किए हैं, ठीक है। वो वेट कर रहे हैं सिटीजनशिप के लिए कि भारत में किसी तरह से उसको जो नागरिकता है सिटीजनशिप मिल जाए, ठीक है। अब यहाँ पर जान सकते हैं होम मिनिस्ट्री का डाटा है, जिसकी वजह से अब यहाँ देख सकते हैं कि 2021 के हैं। तो यहाँ से 2021 से है डाटा है दिसंबर 2021 का, जिसमें से बताया गया है कि 2018 और 2017 से आप देखोगे तो इसमें से 8,244 सिटीजनशिप एप्लीकेशन फार्म है, ठीक है, जिसमें से 3,117 जो एप्लीकेंट है उसको अप्रूव किया गया है, उसको फिर नागरिकता दी गई है। 8,244 लोगों में से 3,117 लोगों को नागरिकता जो अभी अलाउ किया गया है। तो मिनिस्ट्री के डाटा के अनुसार से अगर देखोगे 2021-22 के अनुसार से, तो जो कोविड काल थे उस दौरान में, तो यहाँ पर देखने को मिलेगा 1414 सिटीजन 14 जो है 1414 सिटीजनशिप सर्टिफिकेट है अभी परमिशन दी गई है इसके लिए, ठीक है। इसमें से बहुत सारे जो बांग्लादेशी है, अफगानिस्तानी है, पाकिस्तानी है, उन लोग को इसमें नागरिकता देने की बात कही गई है। और ये जो है वो अल्पसंख्यक कैटेगरी के लोग हैं, ठीक है।
तो ऐसे लोग जो दूसरे देशों में जाकर रह रहे हैं तो उसको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगा, ठीक है, अगर वो इंडिया में रहना चाहते हैं तो देखते हैं इसके बारे में अभी गवर्नमेंट में क्या स्टेप उठाती है। ऐसे हिंदू ऐसे सिख जो पाकिस्तान अफगानिस्तान में रहते हैं, जो इंडिया में अभी अप्लाई किए हैं, ठीक है, या फिर रह रहे थे यहाँ पास, तो जो उसके जो डॉक्यूमेंट्स है आप देख पाएंगे तो उसमें पता चलेगा कि जिनका डॉक्यूमेंट एक्सपायरी हो गया है तो उसको अभी क्या करना पड़ेगा, तो अपना जो डॉक्यूमेंट है या फिर पासपोर्ट है उसको रिन्यूअल करना पड़ेगा। तो एक्सपायरी जो पासपोर्ट है उसके लिए अभी पोर्टल खोल दिया गया है, क्योंकि जो 31 दिसंबर 2009 से जो पहले इंडिया में आए थे तो उनके लिए खोला गया है, ठीक है। जो अभी इंडिया में रह रहे हैं उनके लिए अभी जो पासपोर्ट है, जो वीज़ा है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप जो मिनिस्ट्री के वेबसाइट है, ठीक है, तो वहाँ पास लोग इसमें लॉगिन कर सकते हैं। अब दूसरा आर्टिकल आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी सुप्रीम कोर्ट है, जो अभी बिल्किस बानो में अभी केस चल रहा था, ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बिल्किस बानो का कौन सा केस था। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो बिल्किस बानो का जो केस था ये काफ़ी पुराना है। आप जान सकते हैं कि 2002 जो गुजरात दंगा हुआ था, गुजरात में जो गोधरा कांड हुआ था, आपको याद होगा, ठीक है, जहाँ पास गुजरात दंगा भड़का था, तो वहीं पास की घटना है जहाँ से बिल्किस बानो का जो केस है उभर कर सामने आया है। तो सबसे पहले बिल्किस बानो कौन है? बिल्किस बानो एक 21 साल की उम्र की एक महिला थी, ठीक है, कब 2002 में। अब तो काफ़ी ज़्यादा इसका उम्र हो गया है, लेकिन आप जान सकते हैं जब गुजरात दंगा हुआ था तो गुजरात दंगा हुआ क्या था? गुजरात दंगा ये हुआ था कि जब 27 फरवरी 2002 को गुजरात में स्थित गोधरा शहर में एक कार सेवकों से भरी रेलगाड़ी में जो मुस्लिम समुदाय था वहाँ का गोधरा की, तो वहाँ पास जो ट्रेन थे उसके पूरा तरह जला दिए गए थे, जिसमें से बहुत सारे लोग मर गए थे, ठीक है, और जिसमें से लगभग 90 यात्री मारे गए थे। अब जिसके बाद से वहाँ पर दंगा भड़क गया, ठीक है। इस दंगा के फलस्वरूप अब गुजरात में जब इस तरह का कांड हुआ तो इसके बाद से फिर बहुत सारे वहाँ पास दंगा भड़क गया हिंदू मुस्लिम में, तो जिसकी वजह से जो शिकार है, जो विक्टिम है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो है बिल्किस बानो है वो इसका भी शिकार हो गई। तो उसका उम्र उस समय 21 वर्ष से 21 साल की उम्र में इनके साथ गैंगरेप हुआ, ठीक है, और इसका उस समय 3 वर्ष का एक बेटा भी था, और इसके जो 6 फैमिली वाले थे और जो इनके 3 वर्ष का बेटा था उसको कत्ल कर दिया गया, ठीक है, और इनके साथ लगभग 11 लोगों ने गैंगरेप किया। तो यही वाला केस है। तो इसका जो केस है वो चल रहा था कोर्ट में, ठीक है। तो कोर्ट ने क्या किया, अभी जो इसके जो अपराधी थे, ठीक है, इसके जो दोषी थे उसको अभी रिलीज कर दिया है। किसने? सुप्रीम कोर्ट ने अभी आदेश दे दिया था, जिसकी वजह से जो गुजरात है, गुजरात को जो रीमिशन जो पॉलिसी है उसके वजह से इसके जो दोषी है उसको छोड़ दिया गया है। तो रिमिशन पॉलिसी क्या होती है? रिमिशन पॉलिसी ये है कि किसी दोषी की सज़ा को, उसकी अवधि को कम कर दिया जाए, तो ये रिमिशन पॉलिसी होती है। लेकिन अभी क्या हुआ है, तो गुजरात ने अभी जो वहाँ का हाई कोर्ट है उसने डिसीजन लिया, जिसके वजह से जो इसके अपराधी थे, ठीक है, बिल्किस बानो के, तो इसमें से उन लोग को छोड़ दिया गया था। इसके वजह से बिल्किस बानो अभी सुप्रीम कोर्ट में गई थी, यहाँ पर अपना याचिका दायर की थी, जिसकी वजह से जो उसका याचिका है वो खारिज कर दी गई थी, और जिसकी वजह से भी ये न्यूज़ में है। तो बिल्किस बानो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट है, अभी अपना आवाज़ उठा रही है, और बहुत सारे जो लोग हैं उसके पक्ष में हैं। आप जान सकते हैं कि बहुत सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो अभी नन एंड वाइड हो गए हैं। क्यों? क्योंकि जब इस तरह का कांड होगा आप जान सकते हैं कि किसी को इंसाफ नहीं मिलेगा, तो अब कहाँ जाएगी। तो इसमें से जब 11 दोषी इसमें निर्दोष साबित हो गए हैं या फिर उसको छोड़ दिया गया है गुजरात सरकार की ओर से, तो ये काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए हैं बिल्किस बानो, जिनके साथ गैंगरेप हुआ था। तो यही ये मामला है, आप जान सकते हैं इसको अच्छे से। लेकिन ये मामला आज का नहीं है, ये 1992 का मामला है, ठीक है। 1992 में ही ये सब डिसाइड हो गया था। 1992 के जो जेल नियम के तहत 11 दोषियों को रिहाई की अनुमति दी गई थी, तो इसके बाद अभी छोड़ा गया है। बिल्किस बानो ने याचिका में कहा कि जो अपराधी है उनको लगभग तो कम से कम 28 साल उनको तो सज़ा होनी ही चाहिए थी। इस तरह के जो घृणा किए हैं, इस तरह से अपराध है, ठीक है, तो इसकी वजह से। लेकिन इस पॉलिसी के तहत उनको क्या है, रिहाई कर दिया गया है, छोड़ दिया गया है, और वो जो अपराधी हैं वो खुलेआम एक सजा माफ़ी के होने से वो अब बाहर निकल गए हैं और वो अपना जीवन जी रहे हैं। तो ये है इसका मामला बिल्किस बानो का। अभी यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई है, ठीक है। जीएसटी काउंसिल की अभी जो मीटिंग हुई, ये जीएसटी
काउंसिल की 48 मीटिंग थी, ठीक है। अभी इसमें बताया गया है कि इस बैठक में एक प्रस्ताव पास किया जिसमें बताया गया कि इसमें 2 करोड़ रुपए तक की जो गड़बड़ी होगा, ठीक है, जो भी बिजनेस होगा उसमें जो गड़बड़ी होगा तो उसमें से माफ़ किया जाएगा, ठीक है। उसमें से कोई केस रजिस्टर नहीं होगा। तो बहुत बड़ी बात है उनके लिए, जो कारपोरेट सेक्टर में जो बड़े लोग हैं, जो बड़े बिजनेसमैन लोग हैं, उनको फ़ायदा होगा, ठीक है, कि जो 2 करोड़ रुपए है इस तरह के अगर कोई गड़बड़ी करता है तो इसमें उन लोग को माफ़ी दी जाएगी, ठीक है। इसमें कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा। तो बहुत बड़ा ये डिसीजन है। तो इसमें देखिए ये दंड से बाहर चला जाएगा, लेकिन इसको एक जो इसमें माफ़ किया जा रहा है 2 करोड़ रुपए का, ठीक है, तो एक गलती के रूप में इसको स्वीकार किया जा रहा है, ठीक है। अगर जो जानबूझकर इसमें गलती करेगा तो उसको तो सज़ा मिलेगा ही, लेकिन 2 करोड़ रुपए का जो हेरा फेरी होगा, ठीक है, अगर गलती से हो गया है तो उसको उस पर कोई गवर्नमेंट एक्शन नहीं लेगी। तो जीएसटी काउंसिल का जो मीटिंग था उसमें बड़ा डिसीजन लिया गया है। तो जब से आप जान सकते हैं कि जो गवर्नमेंट आई है बीजेपी की, तब से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो जीएसटी में अभी बात चल ही रही है, ठीक है। आप जान सकते हैं कि 2014 में जहाँ भारत ईज ऑफ डूइंग में अब कितना था जो बिजनेस में, तो यहाँ 142वें स्थान पर था 2014 में, ओके। तो 2014 के बाद से आप अभी देखोगे 2022 चल रहा है, तो यहाँ पर जो ईज ऑफ डूइंग है इसमें भारत की जो पोजीशन है 63 है, ठीक है, 63 रैंक है अभी इसका भारत का ईज ऑफ डूइंग में। तो अभी जान सकते हैं कि कितना जो बिजनेस को यूज किया गया है, ठीक है। अब इजी वे में इस पर एक्सेस कर रहे हैं लोग, इसके जो बिजनेस है उसको कर रहे हैं। तो अभी जो जीएसटी काउंसिल में अभी बात की गई है कि जो बिजनेसेस है उस पर या फिर जो सामान है उस पर अभी कोई टैक्स नहीं लिया गया है। तो जीएसटी काउंसिल में अभी आप देख सकते हैं कि इसमें अभी किसी भी सामान पर अभी जीएसटी इम्पोज नहीं हुआ है, ठीक है। अभी किसी भी वस्तु पर किसी तरह की कोई टैक्स नहीं लगाया गया है। बायोफ्यूल पर जान सकते हैं कि बायोफ्यूल जो ईंधन पर भी जीएसटी टैक्स है 18% से घटाकर इसमें 5% कर दिया गया है, ठीक है। वहीं बायोफ्यूल यानी जैव ईंधन पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% तो फीसदी किया गया। वहीं दाल के जो छिलके होते हैं, ठीक है, पल्सेस होते हैं, उन पर जो जीएसटी होता है अभी शून्य कर दिया गया है, ठीक है। जो जीएसटी है अभी शून्य कर दिया है पल्सेस में, ओके। तो ये बहुत बड़ा अभी स्टेटमेंट है, अभी जान सकते हैं। इसी के साथ जो टोबैको है या फिर आप जान सकते हैं कि जो टोबैको के साथ जो गुटखा आता है, ठीक है, उसमें जीएसटी की बात की कर अभी कही गई थी, लेकिन उसमें भी किसी तरह की कोई जीएसटी अभी इंक्रीज नहीं किया गया है, ठीक है। किसी तरह का टैक्स अभी इम्पोज नहीं किया गया, वो 10 का 10 अभी जो अपने रेट पर बना हुआ है, ठीक है। तो विशेषकर जैसे कि ऑनलाइन हो गया, ऑनलाइन गेमिंग हो गया और इसके साथ साथ जो कैसीनो है उस पर जीएसटी की बात करी जा रही थी, लेकिन उस पर भी अभी कुछ डिसीजन उभर कर नहीं आया है, ठीक है। अभी अब क्या होता है चलो देखते हैं आगे। तो खैर जीएसटी जो है ना गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, ठीक है। और गुड्स जो होता है, गुड्स और जो सर्विस टैक्स है उन पर गवर्नमेंट क्या है टैक्स लगाती है, ठीक है, जिसको जीएसटी बोला जाता है। जीएसटी देखिए 1 जुलाई 2017 में भारत में इम्प्लीमेंट हुआ था। तब से आप देखे होंगे कि काफ़ी ज़्यादा जो सामान है या फिर जो कमोडिटी है उसका जो रेट है, दर है, उसको तय की जाती है। इसमें जो भी रेवेन्यू होता है गवर्नमेंट इसको अपने जो स्टेट है, ठीक है, पार्टनर के साथ अपना रेवेन्यू शेयर करता है। तो इसमें जीएसटी में देखिए इसमें पूरी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट के इसमें पैसा जाता है। इसके बाद जो सेंट्रल गवर्नमेंट है अपना जो रेवेन्यू जो होता है उसको फिर स्टेट के साथ अपना शेयर करता है, ठीक है। और जीएसटी इसका एक काउंसिल है जिसमें से बहुत सारे जो मिनिस्टर होते हैं या फिर जो जीएसटी में जो काम करते हैं, ठीक है, इसको ऑपरेट करने के लिए, इसको मॉनिटरिंग करने के लिए बहुत सारे जो कमिटीज़ होती हैं, ठीक है, जिसमें जीएसटी काउंसिल है तो इसके बारे में डिसीजन लेती है कि कौन सा जो कमोडिटी है, कौन सा पदार्थ है, ठीक है, और किसके या फिर जो सर्विस टैक्स है उसमें कितना चार्ज किया जाए। तो इसके लिए एक अलग से इसका बॉडी है, ठीक है, जीएसटी काउंसिल जिसमें काम करती है। तो जीएसटी तो ये रहा जीएसटी के बारे में। तो इसमें बहुत स्लेब है, लगभग इसमें 5 स्लेब देखने को मिलता है जीएसटी में, क्योंकि आप देखे होंगे कि जो सामान्यतः जो पेट्रोल और डीजल है अभी जीएसटी में शामिल नहीं है, ठीक है। और एक तरह ये वाइन है, ये भी जीएसटी में इंक्लूडेड नहीं है। तो आप बताइए कि आपको क्या क्या पता है कि जो जीएसटी में इंक्लूड नहीं है। तो आप जान सकते हैं कि जीएसटी में स्लेब है, 5 स्लेब होते हैं। एक 0% का होता है, ठीक है, जो भी वस्तु है उसमें 0% टैक्स लगता है, ठीक है। इसके बाद 5% टैक्स लगता है, इसके बाद 12% टैक्स लगता है, इसके बाद 18% लगता है, इसके बाद 28%। और जैसा जैसा आप लेंगे अधिकतर सामान जो महंगे होंगे, ठीक है, उस पर इस तरह की इसका दर देखने को मिलेगा, ठीक है। 0%, 12% नहीं 0%, फिर 8%, फिर 12%, फिर 18%, फिर 28%, ठीक है। ये 5 स्लेब होते हैं जीएसटी के। तो इस तरह से कुछ इसमें डिसीजन लिए जाते हैं कमोडिटीज़ के हिसाब से, ओके। तो यहाँ एक डाटा है, इसके अनुसार से आप देख सकते हैं कि हमारे जो देश है उसमें जो हमारा जो पासपोर्ट है वो कितना
बेटर है, ठीक है, कितना रैंक करते हैं पूरी दुनिया में, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं डाटा के अनुसार से द टेबल्स ऑफ द ओवरऑल स्कोर ऑफ द कंट्री इन द 2022 पासपोर्ट इंडेक्स में। पासपोर्ट इंडेक्स में देखिए भारत का जो रैंक है अभी यहाँ पर देख सकते हैं कितना है, 73 स्कोर किया है, ठीक है। तो इसमें देखिए वीज़ा रिक्वायर्ड में आप देख सकते हैं कि क्या क्या लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो साउथ कोरिया है नंबर 1 पे है, ये स्कोर क्या है 174 है, ठीक है। ये वीज़ा फ्री है, लगभग 122 देशों को वीज़ा फ्री देता है अपने देश में आने के लिए। वीज़ा ऑन अराइवल 52 है यहाँ पास, ठीक है। वीज़ा रिक्वायर्ड है 24। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि जो पासपोर्ट इंडेक्स जो बनता है ऐसे लोगों के लिए बनता है, ऐसे देश में बनता है, ताकि यहाँ पास लोगों के जो आवाजाही है या फिर जो लोगों का आगमन है एक देश से दूसरे देश से, उसके हिसाब से पासपोर्ट इंडेक्स बनता है कि किसका पासपोर्ट जो है मजबूत है। ओके, तो अब यहाँ पास देख सकते हैं कि जापान है जो सेकंड नंबर में है, थर्ड है ब्राज़ील में, फोर्थ नंबर में रशिया है, 5 नंबर में है आपका साउथ अफ्रीका है, इसके बाद है आपका चाइना आता है, ठीक है। इसके बाद चाइना के बाद इंडिया आता है, इंडिया के बाद फिर श्रीलंका आता है, इसके बाद पाकिस्तान है, इसके बाद आप अफगानिस्तान आता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इस तरह अगर भारत में अगर देखोगे आप, ठीक है, तो कौन से स्टेट है जहाँ पास आपको जो पासपोर्ट है उसका हाई लेवल पर है, ठीक है, जो उसका बेटर है पासपोर्ट किसी इंडियन स्टेट के कंपेयर में अगर कल्पना करें तो आपको केरला जो मिलेगा वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, इसका जो पासपोर्ट है, ठीक है। इसके बाद महाराष्ट्र का है, इसके बाद तमिलनाडु का है, इसके बाद यूपी का है, ठीक है। अब बिहार का देखिएगा तो बहुत लास्ट में आपको दिखाई देगा। केरल में आपको कन्नूर है, अब जो मलापुरम है, अब यहाँ का जो पासपोर्ट है स्ट्रॉन्ग देखने को मिलता है इस सिटी का। तो अब यहाँ पास देख पा रहे होंगे अच्छे से कि ये जो पासपोर्ट इंडेक्स अभी बना है, तो इसमें से आप देख सकते हैं कि जो इंडिया है अभी 22 देशों में वीज़ा फ्री है। अब जो भारतीय लोग हैं 22 देशों में अभी बिना वीज़ा के जा सकते हैं, ठीक है। अब वीज़ा ऑन अराइवल है जहाँ पास आपको बताना पड़ेगा, ठीक है, कि ये लोग आ रहे हैं। वीज़ा ऑन अराइवल है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर किसी भी देश में जाएंगे तो वहाँ पर जो एयरपोर्ट होता है वो अभी आपको वीज़ा ऑन अराइवल की जो फैसिलिटी मिलता है, ठीक है। तो जो भी रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट होगा आप वहाँ पर शो करेंगे तो आपको वीज़ा ऑन अराइवल देखने को मिलेगा, ठीक है। तो फिर वो कंट्री आपको एक्सेस करेगा वीज़ा ऑन अराइवल के लिए, ठीक है। और इसी के साथ अगर आप जाएंगे किसी और देश में तो 125 ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ पास आपको वीज़ा का रिक्वायरमेंट होगा। यहाँ तक कि आपको वीज़ा के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, इसके बाद वहाँ से अप्रूवल आएगा, इसके बाद ही आपको वीज़ा मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे 22 नेशंस हैं जहाँ पास आपको वीज़ा फ्री है। वीज़ा फ्री कौन कौन से देश है जहाँ पास हम जा सकते हैं, वीज़ा फ्री स्टेट है, थोड़ा देख लेते हैं। तो ये है आपका देख सकते हैं कि भूटान हो गया, ठीक है। भूटान के बाद आपका आप देखेंगे कि तो आप जानेंगे कि इसके बाद इंडोनेशिया है, जमैका है, सर्बिया है, ओके। इसके साथ साथ आपको दिखेगा हैती है, फिर इसके बाद एक इक्वाडोर है, इसके बाद फिर बनानटाउ है, इसके बाद ऐसे बहुत सारे जो मकाऊ है, ऐसे बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जहाँ पास लगभग 22 कंट्री है जो हम लोग को वीज़ा फ्री देते हैं। लेकिन ये बहुत बड़े कंट्रीज़ नहीं हैं, ठीक है। ये छोटे छोटे देश हैं जिनके साथ हम लोग का रिश्ता बना हुआ है, ठीक है, जो हम लोग को वीज़ा फ्री एक्सेस देता है। तो इसी कंट्रीज में आप यहाँ पर अगला न्यूज देख पाएंगे कि जो सस्पेक्टेड मेजल से अभी यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये अभी मेहसाना है, एक रीजन है गुजरात में, ठीक है। वहाँ पास अभी 91 नंबर है, सस्पेक्टेड है मेजल के खसरा का, ठीक है। अभी यहाँ पर देखने को मिला है जो गुजरात है वहाँ पास जो रीजन है मेहसाना रीजन है, वहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अभी देखिए कि बहुत ज़्यादा खतरा है मेजल्स का, तो अभी यहाँ पर देखने को मिला है। तो इसी कंटेक्स्ट में दूसरा न्यूज अभी यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी जो यूके है, ठीक है, तो अभी यूके ने क्या किया है, अभी जो 1200 जो है अभी जो लोग हैं वहाँ का भेजा है, जिसमें से कुछ लोग एम्बुलेंस ड्राइवर है, कुछ लोग बॉर्डर स्टाफ है, ठीक है। मल्टी पब्लिक सेक्टर के लिए भेजा है, ठीक है। कहाँ के लिए भेजा है, वहाँ अब जो रसिया यूक्रेन के युद्ध चल रहा है वहाँ पर भेजा है। यूक्रेन में अभी आप देख सकते हैं कि रसिया ने काफ़ी ज़्यादा तबाही मचा के रखा है। तो इसी कंटेक्स्ट में अभी यूक्रेन के सपोर्ट के लिए यूके ने अभी 1200 लोग को अभी वहाँ पर भेजा है, ठीक है, जिसमें से ड्राइवर हैं, बॉर्डर स्टाफ हैं, और भी मल्टीपर्पज़ यूज के लिए, ठीक है, ताकि लोगों को हेल्प कर सके, ठीक है, उसको बचाया जा सके। जो लोग उन लोग इंजरी हैं उनके लिए हेल्प कर रहा है यूके। डिफेंस के लिए एक बहुत बड़ा न्यूज है, आप यहाँ पर जान सकते हैं कि अभी एक मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, ठीक है। मिसाइल को ख़त्म करने के लिए कुछ ऐसा चीज़ है इंडिया के पास जो किसी और का जो टारगेट है उसको नेस्तनाबूद कर सके। तो इसी कंटेक्स्ट में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आइनस मार्मुगाओ, ठीक है, इसको प्रोनाउंस अच्छे से नहीं कर पाऊँ लेकिन आपको याद होगा कि आइनस मार्मुगाओ है, ठीक है। ये कमीशन क्या है इंडियन नेवी में, कमीशन क्या मतलब कि इंडियन नेवी में शामिल हो गया है, ठीक है।
ये लगभग इसको जान सकते हैं कि जो आइनस मार्मुगाओ है बहुत ताकतफुल है, ठीक है। ये वाटर से मिसाइल को डिस्ट्रॉय कर सकता है, आप जान सकते हैं। क्योंकि आज जो है, आज गोवा लिबरेशन डे है, तो आज ही इसको कमीशन किया जाएगा, आप जान सकते हैं, ठीक है। तो गोवा लिबरेशन डे कब से चालू हुआ, तो इंडियन जो है आप जान सकते हैं कि जो इंडिया है बहुत वर्षों से किसी और के गुलाम रहा है। पहले तो अंग्रेजों के गुलाम था, लेकिन गोवा पुर्तगालियों के गुलाम था। 450 साल तक गोवा में उन्होंने अपना कब्जा बनाए रखा, ठीक है। तो 19 दिसंबर 1961 में गोवा को पूरी तरह से पुर्तगालियों से खाली करा दिया। तो इसी कंटेक्स्ट में आप जान सकते हैं कि आइनस मार्मुगाओ को भी इसी दिन कमीशन किया जा रहा है, ठीक है। तो इंडियन नेवी इसके लिए तैयार है पूरी तरह से। तो अब आइनस मार्मुगाओ है, चलिए इसको थोड़ा सा जान लेते हैं क्या है। तो ये जो है, ठीक है, ये जो मार्मुगाओ है, आइनस मार्मुगाओ, तो ये क्या है, स्टील का एक बना हुआ एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, ठीक है। जो भी मिसाइल होगा उसको पूरी तरह से ख़त्म कर देगा, जो भी इंडियन जो रीजन में आएगा उसको। और जान सकते हैं कि जो गोवा है, गोवा का लिबरेशन डे चल रहा है, अभी 60वां एनिवर्सरी चल रहा है गोवा का, ठीक है। अभी देखिए ग्लोबलाइजेशन एरा है, ठीक है। तो आप जान सकते हैं कि सभी और हर कंट्री चाहता है कि जो उसका नेवी है वो पूरी तरह से मजबूत रहे। तो एक तरह से आप जान सकते हैं कि जो हमारा जो आर्थिक स्थिति है या पॉलिटिकल कंडीशन है, इसके साथ साथ जो भी हम लोग को प्रॉब्लम होता है, इसके साथ हम इंटरनेशनल रिलेशन बनाने के लिए, तो इसके लिए हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग एक बेहतर रिश्ता बनाने के लिए हमारे पास जो इंटरनल सिक्योरिटी होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसी कंटेक्स्ट में अब आइनस मार्मुगाओ को अभी इंस्टॉल किया जा रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कमीशन किया जा रहा है। तो अभी 4 बनने वाला है ये, ठीक है। तो इसमें से दूसरा नंबर है आइनस मार्मुगाओ। आप जान सकते हैं कि जो कोविड काल में भारत ने काफ़ी ज़्यादा जो देश हैं उसको काफ़ी हेल्प किया है। बहुत सारे जो कंट्रीज हैं जो कोविड में भारत से उम्मीद करके रखे थे कि उसको कोई हेल्प करे, तो इसमें भारत ने बहुत सारे जो देश हैं जैसे कि अफगानिस्तान हो गया, यूक्रेन हो गया, अब मिडिल ईस्ट में जैसे जान सकते हैं कि अफगानिस्तान है, यूक्रेन है, वहाँ पर अभी युद्ध की स्थिति बना हुआ है। तो इसी कंडीशन में इसको हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आइनस मार्मुगाओ का, ठीक है। तो इसको देखिए एक प्रोजेक्ट के तहत इसको बनाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है, प्रोजेक्ट 15B है, इसको नाम दिया गया है। प्रोजेक्ट 15B के तहत इसको बनाया जा रहा है, ठीक है। और ये पूरी तरह से भारत में बनाया जा रहा है। तो इसमें लगभग इंडिजीनियस कंटेंट इसमें जो रहने वाला है 75% जो भारत का मटेरियल इसमें यूज होने वाला है, ठीक है। ये बहुत हैवी है और लगभग इसका जो डेवलपमेंट होगा ये वारशिप की तरह ही आपको दिखाई देगा, ठीक है। ये पूरी तरह से भारत में बन रहा है और ये इंडियन नेवी के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। तो आइनस मार्मुगाओ है, ये लगभग ये 163 मीटर लॉन्ग है, इसकी वारशिप है, ठीक है। ये फुल लोडेड है, लगभग इसका जो डिस्प्लेसमेंट आप देखोगे तो लगभग 7400 टन इसमें है। ओवरऑल इसमें इंडिजिनियस कंटेंट 75% देखने को मिलेगा। एक प्रोजेक्ट का कॉस्ट अब इसमें जान सकते हैं कि लगभग इसमें 29,643 करोड़ रुपए लग रहा है, ठीक है। तो इसको डिजाइन किसने किया है, इसको डिजाइन किया है और इसको कंस्ट्रक्ट कर रहा है मझगांव डॉक शिप बिल्डर ने, ठीक है। शिप बिल्डर लिमिटेड है मझगांव में, ठीक है। ये जो कहाँ पड़ता है मुंबई में, उसने बना रहा है ये। इस शिपयार्ड में बहुत सारे खास बात हैं, अब इसमें आगे देखेंगे तो पता चलेगा कि इसमें ये जो सरफेस से सरफेस में वार कर सकता है और सरफेस टू एयर ये मिसाइल छोड़ सकता है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे जो लॉन्चर लगे हुए हैं, ठीक है। एंटी सबमरीन इसमें है, रॉकेट है, लॉन्चर है और बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट हैं जो ब्रह्मोस की तरह काम करेगा, ठीक है। सुपरसोनिक ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल भी इसमें इंक्लूड है। तो किसी भी दुश्मन देश को ये वार करने के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी कंटेक्स्ट में इसको बनाया गया है, बहुत पावरफुल है। तो आइनस मार्मुगाओ को कमीशन किया जाएगा आज, ठीक है। तो आज का है गोवा लिबरेशन डे है, लगभग 16 एनिवर्सरी मना रहा है गोवा आज, ओके। अभी आपने क्रिकेट में देखे होंगे तो अभी इंडिया ने बांग्लादेश को हरा दिया है, ठीक है। जब भी वहाँ मैच चल रहा था चिटागोंग में, तो वहाँ पास अभी टेस्ट सीरीज जीत चुका है भारत, ओके।